आज हम संसाधनों के वर्गीकरण की कुछ योजनाओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली चर्चाओं के आधार पर हम जानते हैं कि संसाधन ऐसा पदार्थ अथवा विशेषताएं होती हैं जो मानव के लिए उपयोगी एवं कार्यात्मक दो गुणों से युक्त होती है। जिन तत्वों अथवा विशेषताओं में कार्यात्मकता तो है किंतु उपयोगिता नहीं है तो उन्हें संसाधन नहीं कहा जाएगा। उदाहरण के लिए विश्व में कार्यात्मकता तो है किंतु उपयोगिता नहीं है, इसलिए वह संसाधन की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। संसाधन वे ही होते हैं जिनमें उपयोगिता के साथ साथ कार्यात्मकता एक साथ निहित होते हैं। संसाधनों के भौगोलिक वर्गीकरण की दृष्टि से एक योजना जिमरमैन द्वारा दी गई थी। जिमरमैन ने संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा। प्रथम वर्ग के संसाधनों को उन्होंने सर्वसुलभ संसाधन कहा। वायु, जल, सौर ऊर्जा इत्यादि सर्वसुलभ संसाधन हैं जो प्राय पृथ्वी पर हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरी श्रेणी में उन्होंने सामान्य सुलभ संसाधनों का वर्णन किया। सामान्य सुलभ संसाधन के उदाहरणों में खेती योग्य भूमि, मृदा, ताज़ा जल, चारागाह इत्यादि को गिनाया जा सकता है। तीसरे वर्ग में जिमरमैन ने विरल संसाधनों को गिनाया। विरल संसाधन ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पर हर जगह समान रूप से उपलब्ध न होकर कुछ विशिष्ट स्थानों पर प्राय पाए जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, सोना, यूरेनियम, तांबा इत्यादि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन विरल संसाधनों का ही रूप हैं, उनके ही उदाहरण हैं। चौथे वर्ग में उन्होंने एकल संसाधन अथवा यूबिक्विटीज का उदाहरण दिया। ये ऐसे संसाधन हैं जो मानव की जानकारी के अनुसार पृथ्वी पर केवल एक स्थान पर ही उपलब्ध हैं। इसका उदाहरण ग्रीनलैंड में पाए जाने वाला क्रायोलाइट खनिज है जो पृथ्वी के किन्हीं अन्य स्थानों पर आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, नहीं देखा गया है। संसाधनों के वर्गीकरण का एक आधार उनके उपयोग की सततता को बनाया जा सकता है। इस आधार पर संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन अथवा असमाप्य संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन अथवा समाप्य जो समाप्त होने वाले हैं संसाधनों में, तथा तीसरा चक्रीय अथवा रिसाइक्लेबल संसाधनों में बांट सकते हैं। नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण वन, वन्यजीव, सौर ऊर्जा, वायु, जल इत्यादि हैं। सामान्य रूप से ये संसाधन किसी स्थान पर वापिस समाप्त होने की कगार पर आने के बाद भी वापिस पुनर्उत्पादन को प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि ये संसाधन सतत रूप से लगातार उपलब्ध होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। दूसरी श्रेणी अनवीकरणीय संसाधनों की है। अनवीकरणीय यानी कि समाप्त होने वाले नॉन रिन्यूएबल संसाधन हैं।
इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, बॉक्साइट, तांबा, यूरेनियम, ये सभी खनिज संसाधनों को गिनाया जा सकता है। ये संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हुए भी इनकी कुल मात्रा सीमित है, इसलिए एक बार समाप्त या प्रयोग में लाए जाने के बाद पृथ्वी से इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा गया है। कुछ संसाधनों को चक्रीय संसाधन भी कहा जाता है, रिसाइक्लेबल, अर्थात एक बार संसाधन का उपयोग करने के बाद इसको वापस फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। उदाहरणतः लोहे से बनी वस्तुओं को वापस गलाकर, फिर लोहे अथवा इस्पात की वस्तुओं को वापस गलाकर इसका फिर से उपयोग किया जा सकता है, पुनर्चक्रण किया जा सकता है। इसलिए उपयोग की तत्वता के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय तथा चक्रीय संसाधन के रूप में संसाधनों को बांटा जा सकता है। चक्रीय संसाधनों का एक उदाहरण लोहा है। लोहे से बनी, इस्पात से बनी वस्तुओं को बहुत सारे देशों में जहाँ लोह अयस्क समाप्त होने के कगार पर है, वहाँ पूर्व में निर्मित लोह अथवा इस्पात की वस्तुओं को फिर से गलाकर कबाड़ को पुनः प्रयोग करके उपयोग में लाया जाता है। ऐसे संसाधनों को हम पुनर्चक्रीय अथवा रिसाइक्लेबल या चक्रीय संसाधन भी कह सकते हैं। संसाधनों को हम उद्देश्य के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। उद्देश्य के आधार पर संसाधनों में ऊर्जा के स्रोत गिनाए जा सकते हैं। ऊर्जा के स्रोत में पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। उपयोग के आधार पर दूसरी संसाधनों की दूसरी श्रेणी कच्चे माल या रॉ मटेरियल पर के रूप में गिनाई जा सकती है। कच्चे माल के रूप में संसाधन हमें खनिज, वनस्पति, पशु एवं खेती के उत्पादों के रूप में गिना सकते हैं। ये कच्चे माल आगे प्रयुक्त करके औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा संशोधित या परिवर्तित रूप में नई वस्तुओं एवं संसाधनों के निर्माण का आधार बनती हैं। संसाधनों को उद्देश्य के आधार पर तीसरे वर्ग में भी रखा जा सकता है। इसमें हम खाद्य पदार्थों को गिना सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ हमें वनस्पति से प्राप्त हो सकते हैं, हमारे पशु संसाधनों से प्राप्त हो सकते हैं, अथवा खनिजों से भी प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला लवण अथवा नमक हमें खनिज संसाधनों से प्राप्त होने वाली भोज्य सामग्री के रूप में संसाधन की श्रेणी में हम रख सकते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण की एक योजना ओवेन नामक विद्वान ने 1971 में दी थी। पर्यावरण के संदर्भ में उनका यह दिया गया वर्गीकरण संसाधनों की गुणवत्ता अथवा क्वालिटी, संसाधनों की परिवर्तनशीलता तथा उनके पुनः प्रयोग अथवा रीयूज के आधार पर वर्गीकरण किया गया। ओवेन ने संसाधनों के दो प्रमुख वर्ग गिनाए। प्रथम वर्ग में अक्षयशील संसाधनों को गिनाया, जबकि द्वितीय प्रमुख संसाधन वर्ग में क्षयशील संसाधनों को गिनाया। अक्षयशील संसाधन
या इनएग्जॉस्टिबल संसाधन वे होते हैं जो प्राय असमाप्य हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जो अपरिमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिनकी मात्रा असमाप्य है। इन्हें अक्षयशील या इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की श्रेणी में रखा जाता है। पवन, जल, सौर ऊर्जा इत्यादि अक्षयशील संसाधनों के उदाहरण के रूप में गिनाए जा सकते हैं। अक्षयशील संसाधनों को ओवेन ने 2 उपवर्गों में रखा था, एक अपरिवर्तनीय और दूसरा दुष्प्रयोजनीय। अपरिवर्तनीय अर्थात इम्यूटेबल ऐसे संसाधन हैं, अपरिवर्तनीय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो समान मात्रा में सदैव से उपलब्ध हैं और आगे भी इनकी उपलब्धता बनी रहेगी। इनके उदाहरण स्वरूप सौर ऊर्जा, पवन एवं जल संसाधनों को गिनाया जा सकता है। अक्षयशील संसाधनों का दूसरा उपवर्ग दुष्प्रयोजनीय अथवा मिसयूजेबल, जिनका मिसयूज संभव है, उस श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी में हम उदाहरण के रूप में जल को गिना सकते हैं। जल संसाधनों को हम उनकी गुणवत्ता को खराब कर सकते हैं अपने अविवेकपूर्ण कार्यों के कारण, और जल को प्रदूषित कर सकते हैं। भूमिगत जल के भंडारों को समाप्त कर सकते हैं। भूमिगत जल के भंडारों की जिस गति से परिपूर्ति होती है उससे अधिक उसका उपयोग की दर हो जाए तो ऐसे भंडार, ऐसे भूजल के भंडार समाप्त होने के कगार पर आ सकते हैं या एक निश्चित समय के लिए समाप्त हो सकते हैं, जब तक कि मनुष्य अपने व्यवहार को पुनः परिवर्तित न कर ले। इस प्रकार अक्षयशील संसाधनों को अपरिवर्तनीय तथा दुष्प्रयोजनीय 2 श्रेणियों में, 2 उपवर्गों में रखा गया। दूसरी प्रमुख श्रेणी में ओवेन ने क्षयशील संसाधनों को गिनाया। क्षयशील संसाधन एग्जॉस्टिबल संसाधन है, ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त हो सकते हैं। इन क्षयशील संसाधनों के 2 उपवर्ग उन्होंने गिनाए। प्रथम उपवर्ग में परिरक्षणीय और दूसरे उपवर्ग में अपरिरक्षणीय संसाधनों को रखा गया। परिरक्षणीय संसाधन मेंटेनेबल संसाधन है, जिनको मनुष्य चाहे तो अपने बनाकर यथास्थिति में रख सकता है, लेकिन अगर विवेकपूर्ण ढंग से कार्य न करे तो उन्हें समाप्त भी कर सकता है। इसलिए परिरक्षणीय अथवा मेंटेनेबल संसाधनों के आगे 2 उपवर्ग उन्होंने किए। नवीकरणीय ऐसे संसाधन हैं जिनको मनुष्य बनाए रख सकता है, जैसे वनस्पति, पशुधन, मृदा की उर्वरता। लेकिन अगर मनुष्य विवेकपूर्ण ढंग से कार्य न करे तो वन्य जीवों को, वनों को, ऐसे संसाधनों को मनुष्य उनकी पुनरुत्पादन की गति से अधिक मात्रा में उपयोग करके उन्हें समाप्त भी कर सकता है। इसलिए परिरक्षणीय या मेंटेन करने योग्य संसाधनों को 2 उपवर्गों नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय में रखा गया, बांटा गया। क्षयशील संसाधनों की दूसरी श्रेणी अपरिरक्षणीय संसाधनों के रूप में रखी गई थी। अपरिरक्षणीय संसाधनों के भी 2 प्रमुख उपवर्ग गिनाए गए, पुनः प्रयोज्य और पुनः अप्रयोज्य। पुनः प्रयोज्य मतलब रीयूजेबल, जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है।
इसके उदाहरण के रूप में विभिन्न कीमती पत्थर, हीरे इत्यादि को गिना सकते हैं, जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। अपरिरक्षणीय, नॉन मेंटेनेबल, जिन्हें सदा के लिए रखना संभव नहीं है, प्रकृति से एक बार ले लिए तो वो दोबारा उनका निर्माण नहीं हो पाता है उतनी जल्दी से, इसलिए इन्हें अपरिरक्षणीय कहा जाता है। अपरिरक्षणीय संसाधनों का प्रथम वर्ग पुनः प्रयोज्य, रीयूजेबल संसाधनों के रूप में है, और इन संसाधनों का दूसरा उपवर्ग पुनः अप्रयोज्य, नॉन रीयूजेबल, जिनका पुनः उपयोग संभव ही नहीं है। एक बार उपयोग करने के पश्चात ये संसाधन समाप्त हो जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम अथवा कोयले या प्राकृतिक गैस का एक बार प्रयोग करने पर वो ऐसे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जिनका वापस ऊर्जा के स्रोतों या संसाधनों के रूप में उपयोग संभव नहीं रहता। इस प्रकार ओवेन ने संसाधनों के एक वर्गीकरण की एक महत्वपूर्ण पर्यावरण या पारिस्थितिक आधारित अवधारणा दी। पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों के वर्गीकरण की अन्य योजनाएं अथवा विभिन्न वर्गीकरणों में शामिल संसाधनों की विशेषताओं को हम अगली चर्चाओं में क्रमशः लेंगे।